अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ग्रेड 12 या क्लास 12 बायोलॉजी शुरू की है। नेशनल बुक फाउंडेशन का कोर्स में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जो चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया है उसके अंदर ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा और लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कशन करनी है स्मॉल इंटेस्टाइन के स्पेशली स्ट्रक्चर के हवाले से। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन के हवाले से कि वो रोल क्या प्ले कर रहा होता है। सो यहाँ हमने वैसे थोड़ा सा फोकस करना है स्ट्रक्चर पे और रोल इसका कुछ ज़्यादा नहीं होगा, हमने थोड़ा सा उस पर भी फोकस करना है। इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें आप इसका रोल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे अगर होता है एंड सो ऑन। सो देखते हैं मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर क्या लिखा है। नोट्स मैंने इसके बनाए हैं, आसान से है, बहुत ही सिंपल सा है, गौर से आप लोगों ने सुनना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखा है कि इट इज़ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब वेयर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स। ये बात आप लोगों को MCQs के लिए ज़रूर याद होनी चाहिए कि ओरल कैविटी में सिर्फ़ और सिर्फ डाइजेशन अकर होता है किस चीज़ का। मैंने आप लोगों को बताया है स्टार्च का, या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। जब आप लोग स्टमक की बात करते हैं तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर डाइजेशन अकर होता है सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन का। और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं लास्ट लेक्चर्स में ज़िक्र कर चुका हूँ कि ओरल कैविटी और स्टमक के अंदर जो डाइजेशन अकर हो रहा होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, या दूसरे अल्फाज में हम उसको पार्शियल डाइजेशन बोलते हैं। जैसे ही फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जितने भी कंटेंट्स बने होते हैं उन सब को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो तभी मैंने लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन भी अकर होता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी अकर होता है। इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। जस्ट एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने मैं शेयर कर दूं कि नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 6 मीटर नहीं होता, कम होता है। जब हम लिविंग होते हैं, ज़िंदा होते हैं, तो इसका ऑलमोस्ट साइज़ आप लोग बोलेंगे कि 4 मीटर समथिंग होगा। लेकिन जब हमारी डेथ हो जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो लेंथ है वो तकरीबन 6 मीटर्स तक चला जाता है। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इट इज़ कनेक्टेड ऑन वन साइड विद स्टमक एंड ऑन द अदर साइड विद लार्ज इंटेस्टाइन। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये बात आप लोग यहाँ पर डायग्राम से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। ये आपको स्टमक नज़र आ रहा है। स्टमक के बाद आप लोग जो ये पार्ट देख रहे हैं, जितना भी कलर्ड पार्ट है, ये पूरे का पूरा क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो एक साइड पे आप लोग देख ले स्टमक के साथ अटैच्ड है और दूसरे साइड पे आप लोग देख ले ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच्ड है। तो ऑन वन साइड इट इज़ कनेक्टेड विद स्टमक एंड ऑन द अदर साइड दिस इज़ कनेक्टेड विद लार्ज इंटेस्टाइन। Food enters the small intestine from stomach is a semi-liquid acidic mass called chyme। आप लोगों ने डिस्कस किया है कि ओरल कैविटी में क्या बनता है, बोलस बनता है। जब वो स्टमक के अंदर आ जाता है तो उससे सूप लाइक सोल्यूशन बन जाता है, उसको हम काइम नाम देते हैं। यही काइम आप लोग बोलेंगे कि स्टमक से सीधे कहाँ की तरफ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस काइम के साथ क्या होगा? इन स्मॉल इंटेस्टाइन दिस काइम इज़ फर्दर ब्रोकन एंड कन्वर्टेड इनटू काइल। बोलस आप लोगों ने डिस्कस किया था कि ये ओरल कैविटी में बनता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। काइम आप लोगों ने डिस्कस किया है स्टमक के अंदर बनता है, ये सूप लाइक सोल्यूशन होता है। और इस काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मज़ीद डाइजेस्ट कर दिया जाएगा और इससे एक लिक्विड बन जाएगा, इसको हम काइल बोलेंगे। सो काइल आप समझेंगे कि ऑलमोस्ट जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो जो लिक्विड टाइप बन जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम काइल नाम देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन प्ले 3 मेजर रोल। काफ़ी सारे काम हो सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 इसके इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो डिस्कस करने हैं।
डाइजेशन ऑफ द फूड, जो आप लोगों ने वहाँ पर स्टार्ट में डिस्कस किया है कि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन अकर होता है। प्रोटीन आप लोग बोलेंगे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग बोलेंगे मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होंगे, और फैट्स एंड लिपिड्स आप लोग डिस्कस करेंगे फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर डाइजेशन ऑफ द फूड अकर होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे कंटेंट्स जैसे ही बन जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनको फिर एब्जॉर्ब भी करना होता है। मूवमेंट ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन, जो जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते तो उनको पुश किया जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से, और उसको यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दिया जाता है ताकि उसको क्या कर दिया जाए, एक्सक्रीट कर दिया जाए। इट इज़ द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउएवर इट्स कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल डायमीटर। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते तो है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोग बोलेंगे कि लॉन्गेस्ट हिस्सा होता है, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि इसके अंदर जो डाइजेशन अकर होगा ना वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। तो ये लॉन्ग इस वजह से बन गया ताकि इसके अंदर बहुत सारा डाइजेशन अकर हो, इसके अंदर बहुत सारा एब्जॉर्प्शन अकर हो, और वो भी आराम आराम से। इसी वजह से आप लोग बोलेंगे कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। लेकिन इसको हम स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो असल में लार्ज से कम है, तो तभी हम इनको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम देते हैं। मैंने आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के आप लोगों के साथ जो 3 पार्ट्स है वो डिस्कस करने हैं, तो ख़ुद से मैंने एक हेडिंग बनाया है पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, इसमें से एक को हम बोलते हैं डुओडेनम, या इसको आप लोग ड्यूडेनम भी बोलते हैं। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर बड़ा क्लियरली आप लोगों को ड्यूडेनम नज़र आ रहा है, और बाकायदा उसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश की है। मैं ये पिक्चर अभी बना देता हूँ, पिक्चर जूम इन कर देता हूँ, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि जो ड्यूडेनम है या डुओडेनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होगा। इट स्टार्ट्स एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक एंड is in the form of C-shaped tube that extend about 25 सेंटीमीटर। 3 इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बताई जा रही है इस सेंटेंस के अंदर। ज़रूरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है, एक तो आप लोग बोलेंगे ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, अभी मैं डायग्राम जूम इन करके दिखाता हूँ। दूसरा आप लोग डिस्कस करेंगे 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो कि बहुत ही छोटा सा होता है, थोड़ा सा होता है। एंड आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये स्टमक से इमर्ज होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट स्टमक के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, तो आप देख लीजिए ये ऐसे कर्व के फॉर्म में सी शेप स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर है या कौन सा है, और आप देख लिए स्टमक के साथ डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और आप लोग देख ले सबसे छोटा सा हिस्सा है, स्मॉल पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अभी आप लोगों ने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स के अंदर कि यहाँ पर एक मसल होता है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, इमर्ज हो रहा होता है। ड्यूडेनम मीन्स 12। इट इज़ सो नेम्ड बिकॉज इट इज़ अबाउट एज लॉन्ग एज द विड्थ ऑफ 12 फिंगर्स। आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो ड्यूडेनम नाम इनको दिया गया है, ये इस वजह से नाम दिया गया है क्योंकि ये इसके लेंथ की तरफ तकरीबन इशारा किया है। बुक के अंदर पॉइंट तो नहीं है, मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिया है कि इसका जो लेंथ होता है वो तकरीबन 12 फिंगर्स के विड्थ के बराबर होता है, तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनम। ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। द ड्यूडेनम रिसीव एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक, digestive enzyme and bicarbonate from pancreas and bile from liver and gallbladder। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये एक सी शेप स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉलेस्ट हिस्सा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ कनेक्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग डिस्कस करेंगे कि इधर ही स्टमक से कंटेंट सारे के सारे आते हैं, तो ये देख लो स्टमक से चीज़ें यहाँ पर ये देख लो ट्रांसफ़र हो गई है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इसकी तरफ आ रहे होते हैं, कहाँ से, पैंक्रियास से।
इस जगह में पैंक्रियाज मौजूद होता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पैंक्रियाज अपने कंटेंट्स कहाँ रिलीज़ करता है, आप बोलेंगे कि यहाँ पर इस डोडेनम में सिक्रीट करता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बाइल जो गाल ब्लेडर से आता है या लिवर से आता है वो कहाँ रिलीज़ होता है, तो आप बोलेंगे कि बाइल भी यहाँ पर डोडेनम में सिक्रीट हो रहा होता है। सो आप बोलेंगे कि पैंक्रियाज के कंटेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं, बाइल भी यहाँ आ रहा है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर रिलीज़ हो रही होती है। अब आप देखें ना कि पैंक्रियाज भी ड्यूडेनम में आ रहा है सी शेप्ड पार्ट में, बाइल भी यहाँ पर आ रहा है, इसी वजह से डाइजेशन भी सारे का सारा यहाँ यही होगा। सो द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स इज अ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, बाइल, इंटेस्टिनल जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। चीज़ें चूँकि यहाँ पर आ रही है तो अब यहाँ डाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो आप समझिए कि डाइजेशन अब कौन कर रहा है इन सारी चीज़ों का, पैंक्रियाटिक जूस आएगा पैंक्रियाज से, वो भी डाइजेशन में हेल्प करेगा, बाइल आएगा लिवर से, वो भी डाइजेशन में हेल्प करेगा, इंटेस्टिनल जूस जो इंटेस्टाइन वॉल से चीज़ें सिक्रीट होंगी वो भी डाइजेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इस पे हम आगे जाके डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली डिस्कशन हम पैंक्रियाटिक जूस के बारे में कर लेते हैं कि ये क्या होता है, कहाँ से आता है और इसके अंदर क्या होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन अकर होगा। सो मैंने लिखा है कि दिस पैंक्रियाटिक जूस इज सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज। आप सबको पता है कि पैंक्रियाज एक लीफ शेप्ड ऑर्गन होता है और ये लीफ शेप्ड ऑर्गन क्या कर रहा होता है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा होता है। दिस पैंक्रियाटिक जूस फ्लो इनटू ड्यूडेनम वाया पैंक्रियाटिक डक्ट। ये मैं सपोज कर लेता हूँ फॉर वाइल के अगर सी शेप्ड आपके सामने बना देता हूँ ड्यूडेनम का हिस्सा, तो अगर इन केस यहाँ पर मैं पैंक्रियाज बनाना चाहूँ तो आप लोग देखेंगे कि ये एक लीफ शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये पैंक्रियाज यहाँ पर अपने कंटेंट्स रिलीज़ करेगा और आप लोग देख ले पैंक्रियाटिक डक्ट में यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे। तो कंटेंट्स ऑफ द पैंक्रियाज i.e. पैंक्रियाटिक जूस इज सिक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। एक ट्यूब होता है उसकी मदद से। दिस पैंक्रियाटिक जूस इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक। आप लोग देखेंगे ना कि स्टमक से जैसे ही यहाँ पर कंटेंट्स आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 to 3 pH होता है। जैसे ही कंटेंट्स यहाँ चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो तो एसिडिक काइम है, वो मसला क्रिएट कर सकता है। इस वजह से एसिडिक काइम के अराइवल से डायरेक्ट यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो जाएगा और उस पैंक्रियाटिक जूस का जो pH होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होगा। आप लोग देख लेंगे कि pH होता है उनका ऑलमोस्ट 8। तो वो जो जितना भी एसिड आया होता है या एसिडिक अल्कलाइन आया होता है, वो काइम आया होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, उसके इफ़ेक्ट को क्या किया जाता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है। ये पैंक्रियाज सिर्फ और सिर्फ आप लोग बोलेंगे कि एसिडिक काइम के pH को मेंटेन नहीं करता। इट आल्सो कंटेन सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाकायदा काफ़ी सारे यहाँ पर एंजाइम्स भी मौजूद है। उन एंजाइम्स के में से एक को हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरे को हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज और तीसरे को हम बोलते हैं एंजाइम प्रिकर्सर। जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज होंगे ये डायरेक्ट डाइजेशन शुरू कर देंगे। जो एंजाइम प्रिकर्सर्स होंगे आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो सबसे पहले इनएक्टिव होंगे और उसके बाद में क्या कर दिया जाएगा, एक्टिवेट कर दिया जाएगा। पैंक्रियाटिक एमाइलेज आप सबको पता है कि इसका जो काम होता है वो क्या है, वो पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करना है। पॉलीसेकेराइड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस केस में आता है वो है स्टार्च या ग्लाइकोजन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है और डाइजेस्ट करके आप लोग देख ले माल्टोज या उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अगर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दे तो ये इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा, पार्शियल होगा, लेकिन अगर स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो तो ये कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। सलाइवरी एमाइलेज भी आप लोगों ने पढ़ा था कि वो ओरल कैविटी में ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, लाइपेज का मतलब लिपिड वाला एंजाइम, ये फैट्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, उसके छोटे छोटे सब यूनिट्स बनाता है। फैट्स जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैट होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स।
तो उन ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल्स को हम न्यूट्रल लिपिड बी बोलते हैं, तभी जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल लिपिड का जिक्र किया है। सो हम फैट्स का डाइजेशन ये पैंक्रियाटिक लाइपेज की मदद से कर रहे होते हैं और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ में, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। तो अगर इनकी इस फैटी एसिड और ग्लाइसरोल बन जाए तो समझो कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। दो एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि इस पैंक्रियास से सिक्रीट हो रहे हैं लेकिन वो खुद एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव करना पड़ेगा। उनमें से एक एंजाइम को हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजिन और दूसरे को हम बोलते हैं काइमोट्रिप्सिनोजिन। मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी बताया है कि जब भी किसी एंजाइम के नेम में जेन आता है एंड पे तो वो इनएक्टिव होगा। तो ट्रिप्सिनोजिन बी इनएक्टिव है और काइमोट्रिप्सिनोजिन बी इनएक्टिव है, तभी तो हम बोलते हैं कि ये एंजाइम प्रिकर्सर है, एंजाइम के इनिशियल स्टेजेस है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। वैसे इन दोनों को अगर एक्टिवेट कर दे तो ये क्या करना शुरू कर देगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा या पॉलीपेप्टाइड्स को ये डाइजेस्ट कर देगा। ये वैसे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में करता है, एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट याद रखेंगे। और काइमोट्रिप्सिनोजिन बी जब एक्टिवेट हो जाता है तो आप लोग बोलेंगे ये भी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में करता है। सो एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, लाइपेज का काम होता है लिपिड्स को डाइजेस्ट करना और ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन जो है ये दोनों के दोनों इनकम्प्लीट डाइजेशन कर रहे हैं। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये प्रोटीन को किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड में। प्रोटीन को अब थोड़ी देर बाद देखना किस चीज़ में कन्वर्ट करना होगा, अमाइनो एसिड में, वो कोई और करेगा। ये सिर्फ पॉलीपेप्टाइड बना रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन दोनों के दोनों तो इनएक्टिव है, इसको तो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप लोग बोलेंगे कि इस ट्रिप्सिनोजिन को जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्टिव फॉर्म होता है, एक और एंजाइम आता है और उसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। सो ये बिल्कुल सीधे सीधे MCQs आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ट्रिप्सिनोजिन तो इनएक्टिव है, उसको एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, आप बोलेंगे एंटेरोकाइनेज। और अगर इनके इस पेपर में आता है कि एंटेरोकाइनेज सिक्रीट कहाँ से होता है तो आप बोलेंगे इंटेस्टिनल ग्लैंड से। इसका मतलब इंटेस्टाइन के वॉल से भी कुछ चीज़ें सिक्रीट हो रही है। ये तो पैंक्रियाज है ना, ये इंटेस्टाइन के वॉल से सिक्रीट हो रही है। तो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, आप बोलेंगे एंटेरोकाइनेज। जैसे ही ये ट्रिप्सिनोजिन आप बोलेंगे कि ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मज़ीद और ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। इसको एक्टिवेट किया जाएगा और ये भी मज़ीद को क्या करना शुरू कर देगा, एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। तो हमने ट्रिप्सिनोजिन की बात की कि वो इस अंदाज में एक्टिवेट होगा। जो काइमोट्रिप्सिनोजिन होता है आप लोग बोलेंगे कि वो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। काइमोट्रिप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव है और काइमोट्रिप्सिन आप लोग बोलेंगे कि एक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन करेगा कौन, तो आप लोग बोलेंगे कि यही ट्रिप्सिन एंजाइम जिसको खुद एंटेरोकाइनेज ने एक्टिवेट कर दिया है। और ये फिर क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। सो ये बातें हम कर रहे थे किस चीज़ की, हम बात कर रहे थे कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं उसकी, कि वो डाइजेशन का प्रोसेस पूरे का पूरा कैसे चला रहे होते हैं, कैसे लेके जा रहे होते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वैसे बुक में इंतहाई ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया है, तो इस वजह से अगर आप लोग कोई और प्रोविंस की बुक देखते हैं तो देर आर चांसेस कि कभी कभार आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो। लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये देख रहे हैं तो फिर आप लोग इसी को फॉलो कर ले, कोई मसला आप लोगों को नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए बाइल के हवाले से, क्योंकि स्टार्ट में जो सेंटेंसेस हमने शुरू कर दिए हैं आप लोगों को पता होगा कि चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बोला कि पैंक्रियाटिक जूस का काम नहीं होता जो अभी हमने पढ़ा, बाइल का भी यहाँ पर काम होता है। इवन इंटेस्टिनल जूस का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया है कि वो भी एक एंजाइम सिक्रीट करता है, एंटेरोकाइनेज। अभी हम बात कर लेते हैं बाइल की, कि बाइल क्या करता है, कहाँ से आता है एंड सो ऑन। तो अगर इन केस आपसे कोई पूछता है कि बाइल क्या है तो आप बोलेंगे इट इज़ येलोविश ग्रीन लिक्विड। ये येलोविश ग्रीन क्या होता है, लिक्विड होता है। कौन ये बना रहा होता है,
तो आप लोग बोलेंगे कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। बाइल आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक डाउन से बनता है। मेरे ख्याल में मैंने पॉइंट यहाँ नहीं लिखा, लेकिन इट इज़ फाउंड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन लिवर। और फिर इसको स्टोर कहाँ कर दिया जाता है? आप बोलेंगे कि बाइल को स्टोर कर दिया जाता है गाल ब्लेडर के अंदर। और फिर आप लोग डिस्कस करेंगे कि बाइल डक्ट की मदद से ये क्या होगा, ये हमारे ड्यूडेनम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, चला जाएगा, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने नोट किया है कि दिस बाइल कंटेन बाइल साल्ट्स। ये पॉइंट ज़रूरी है, अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्या बाइल के अंदर क्या एंजाइम्स होते हैं? नो, इसके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते। इसके अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे कि साल्ट्स मौजूद होते हैं। मैंने लिखा है कि इट कंटेन्स बाइल साल्ट्स, यहाँ पर बाइल साल्ट्स होते हैं। ये जो बाइल साल्ट्स है इसका इंतहाई इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। दिस बाइल साल्ट्स एमल्सिफाई फैट्स। एमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, 1 मिनट के लिए यहाँ ज़रा देख ले। जब यहाँ पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स आते हैं तो वो फैट्स यहाँ पर ग्लोब्यूल के फॉर्म में कंबाइन होने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसको आप लोग बोलते थे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये जो फैट्स होते हैं ये यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि लार्ज ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, लार्ज ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। ये चाहते हैं कि हम वाटर के साथ इंटरेक्शन ना करें। अब फैट्स अगर इनकेस ग्लोब्यूल बनाएंगे तो बाहर से जो एंजाइम्स इधर उधर घूम फिर रहे हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फैट्स अंदर की तरफ काफ़ी सारे कवर हो गए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए, ताकि फैट्स यहाँ पर बड़े ग्लोब्यूल के फॉर्म में जमा ना हो बल्कि उनको स्प्लिट कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे से अलग अलग कर देते हैं। इसी वजह से बाइल सिक्रीट हो जाएगा और वो इन लिपिड्स के अराउंड यहाँ पर लेयर्स बना देगा। बाइल जो है, बाइल साल्ट, वो इन लिपिड्स के अराउंड लेयर बना देगा। तो आप लोग देख लीजिए, जब वो लेयर बना देगा तो उनको ब्रेक कर दिया जाएगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। अब बड़ा कोई ग्रुप लिपिड का नहीं घूमेगा फिरेगा, बल्कि अलग अलग स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो जमा हो जाएंगे। इस प्रोसेस को, जिसमें लिपिड्स को अलग अलग कर दिया जाता है, फैट्स को अलग अलग छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। इसका सारे का सारा क्रेडिट जाता है बाइल साल्ट को कि उन्होंने कवर कर दिया। द स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स formed from emulsification provide large surface area that allow pancreatic lipase to function more effectively। पूरे का पूरा ये एक लार्ज ड्रॉप था। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एंजाइम्स इसको अब बाहर से तो डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन एंजाइम्स को अंदर जाने के लिए कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा कि वो डाइजेस्ट कर ले, तो ये जल्दी नहीं डाइजेस्ट होगा। हाँ, लेकिन बाइल क्या होगा, इन सब को एक दूसरे से अलग अलग कर देगा। तो आप लोग देख ले कि एंजाइम को मौका मिल जाएगा हर चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब सब कुछ एक्सपोज्ड है। तो हम बोलेंगे कि एमल्सिफिकेशन की वजह से लार्ज सरफेस एरिया बन जाएगा और वो लार्ज सरफेस एरिया पैंक्रियाटिक लाइपेज के लिए होगा और इस पूरे के पूरे लिपिड को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो हमने पैंक्रियाटिक लाइपेज और जो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल की बात की, ये ड्यूडेनम की बातें चल रही थी, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ डिस्कस किया है, वैसी जनरल नॉलेज के लिए है कि अगर इनकेस बाइल के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मौजूद हो तो आप लोग बोलेंगे कि वो कोलेस्ट्रॉल सॉलिड हो जाता है और उससे गाल स्टोन बन जाता है। गाल ब्लेडर के अंदर कभी कभार क्या होता है, स्टोन होता है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, नेट पे ज़र्रा बराबर भी कोशिश नहीं करनी चेक करने की, लेकिन मुझे इसका आंसर आप लोगों ने बताना है अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो। एक बंदा है, उस बंदे के गाल ब्लेडर के अंदर गाल स्टोन था, तो वो हमने रिमूव कर दिया। गाल ब्लेडर हमने सारे का सारा रिमूव कर दिया। आप एक फिजिशियन है, आप एक डॉक्टर है, इस बंदे को कौन सा फूड खाने से आप मना करेंगे? ये बंदा अब एक टाइप ऑफ फूड जो है वो नहीं खा सकता, आप कौन सा फूड जो है वो आप इनको मना करेंगे? मैं क्लू नहीं देता, लेकिन इसका आंसर आप लोगों ने मुझे देना है। ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो गई। आगे बढ़ते हैं और ड्यूडेनम के 2 पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, आखिरी पार्ट्स, जिसमें से एक को हम बोलते हैं जेजुनम और दूसरे को हम बोलते हैं एलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स है। जेजुनम इज़ द नेक्स्ट पोर्शन एंड इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग and extend to the ileum।
जो जेजुनम होता है उसका जो लेंथ है वो क्या है 2.5 मीटर लॉन्ग है, डायग्राम में बाद में दिखा दूंगा। द फाइनल एंड लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ एलियम। कोशिश करेंगे कि आप लोग ये एलियम वाला स्पेलिंग यही ILEU लिखेंगे। अगर ILI लिखेंगे तो वो फिर बोन का नाम बन जाएगा और वो कुछ और है। MCQs के लिए आप लोग नोट करेंगे कि एलियम जो है वो लॉन्गेस्ट रीजन होता है, 3.5 मीटर लॉन्ग होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा और वहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं एलियोस्पिंक्टर, जो एलियोसिकल स्पिंक्टर। मैं अभी डायग्राम में दिखाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिए। ड्यूडेनम के अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। जेजुनम में और एलियम में आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये डाइजेशन प्रोसेस अभी जाके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो हेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन लिपिड्स एंड कंप्लीटेड। यहाँ कंप्लीशन भी होगा और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी अकर होगा। अब जेजुनम और एलियम में जो डाइजेशन कंप्लीट होता है वो डायरेक्ट खुद तो नहीं होगा ना, उसके लिए कुछ एंजाइम्स आएंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि जेजुनम और एलियम के वॉल से कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं। कहाँ से सिक्रीट होते हैं? अब ये वाले एंजाइम बाइल में भी नहीं है, ये वाले एंजाइम्स आप लोग डिस्कस करेंगे पैंक्रियाज में भी नहीं है, बल्कि ये एंजाइम्स अब इंटेस्टिनल जूस के अंदर है। सो आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहला एंजाइम है उसको हम नाम देते हैं अमाइनोपेप्टाइडेज। अमाइनोपेप्टाइडेज हमेशा एक्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड पे और इसको कन्वर्ट करेगा डाईपेप्टाइड में। मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिप्सिन ने क्या कर दिया है, ट्रिप्सिन ने आप लोग बोलेंगे कि प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया है किस चीज़ में, पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में। अब क्या होगा, अब आप लोग डिस्कस करेंगे कि इस पॉलीपेप्टाइड पे एक्ट करेगा कौन सा एंजाइम, अमाइनोपेप्टाइडेज एंजाइम। और वो अमाइनोपेप्टाइडेज एंजाइम इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा इसमें। उसके बाद एक और एंजाइम आएगा, उसको बोलते हैं एरिप्सिन। एरिप्सिन आप लोग डिस्कस करेंगे कि इस डाईपेप्टाइड पे एक्ट करेगा और एक्ट करके इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देख लो, प्रोटीन से अमाइनो एसिड तक कन्वर्ट करने में 1 2 3 तीन एंजाइम्स जो है वो यूज़ हो गए हैं। तीसरा जो एंजाइम है उसको हम बोलते हैं लैक्टेज, जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। और लैक्टोज को किस चीज़ में, ये फर्स्ट ईयर वाला पॉइंट है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फोर्थ एंजाइम है माल्टेज, जो माल्टोज को डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में। फिफ्थ एंजाइम है सुक्रेज, जो कि सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये वो फर्स्ट ईयर वाले टॉपिक्स हैं आप लोगों के। एंड जो लाइपेज होता है वो आप लोग डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। ये सारे के सारे एंजाइम्स जेजुनम और एलियम में सिक्रीट हो रहे होते हैं और डाइजेशन कर रहे होते हैं। ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसको अगर इनकेस आप लोग देखते हैं तो स्टमक के साथ ये सी शेप स्ट्रक्चर ड्यूडेनम है। जो आप लोग ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, ये जेजुनम है। और ये हाईली फोल्डेड जो आप लोग पार्ट देख रहे हैं सारे का सारा, ये देख लो ये एलियम है। एलियम यहाँ पर आके लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मर्ज हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन के साथ, सीकम के साथ। तो इस जगह पे एक स्पिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं एलियोसिकल स्पिंक्टर। ठीक है, बाकी जो डायग्राम है इसके अंदर कोई मुश्किल बातें नहीं है, हम ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, है तो मुझे बताएंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग मेरी देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।